शहर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचने पर जियाओ यान की उड़ान की गति धीरे धीरे कम हो गई। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी पीठ पर बैंगनी बादल के पंखों ने हल्के बैंगनी रंग की रोशनी की लहरें छोड़ी और फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जिसके बाद वे एक टैटू में बदल गए और जियाओ यान की पीठ से चिपक गए। जियाओ यान ने अपने पैरों को जमीन पर स्थिर करने से पहले अपने शरीर को हवा में घुमाया। अपने कपड़ों से धूल को धीरे धीरे झाड़ने के बाद उसने अपना सिर उठाया और दूर स्थित विशाल पीले रंग के शहर को देखा। उसने मुस्कुराते हुए राहत भरी सांस ली, शायद इसलिए क्योंकि वो जगह रेगिस्तान के करीब थी, लेकिन हवा बेहद शुष्क और गर्म थी। आसमान से चमकती हुई धूप नीचे चमक रही थी और विशाल जमीन को भून रही थी, जिससे वहां से गर्म हवा निकल रही थी जो लोगों को जला रही थी। गर्म हवा की वो लहर धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जिससे आसपास के इलाकों में कुछ विकृतियां पैदा हो रही थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार इसे एक अच्छा वातावरण नहीं माना जा सकता था और ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो इस वातावरण में बेफिक्र महसूस कर सके। हालांकि जियाओ यान ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया कि जब से उसके पैर इस जमीन पर पड़े हैं, उसके शरीर में बह रही बैंगनी लॉ डू क्यूई वास्तव में बहुत ज्यादा खुश हो गई है। थोड़ी देर के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित होने के बाद जियाओ यान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने की जगह से कुछ हवा पकड़ी। उसने अपने होठों को एक साथ दबाया। बहुत देर बाद उसने अचानक फुसफुसाया, कोई आश्चर्य नहीं, यहां की लगभग 80% हवा जमीन और आग के प्रकार की डू क्यूई ऊर्जा से संबंधित है। इस कारण से टैगर रेगिस्तान उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो आग और जमीन के प्रकार की क्यूई विधियों का अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके शरीर में बैंगनी लौ एक विशेष लौ से संबंधित है जिसका सूर्य से घनिष्ठ संबंध है। स्वाभाविक रूप से आप दूसरों की तुलना में थोड़े अधिक संवेदनशील हैं। रिंग के भीतर से याओ लाओ की हल्की हंसी निकली, और यही कारण है कि मैं आपको इस रेगिस्तान में प्रशिक्षण के लिए आने के लिए कहता हूं। यहां की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं होगी। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और एक सांस छोड़ी। उसने अपनी चाल खोलने से पहले एक शानदार कीमियागर लंबे लबादे को थपथपाया जो लगभग एक कलाकृति की तरह था और धीरे धीरे पीली मिट्टी के शहर की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो धीरे धीरे शहर के करीब पहुंचता गया, आसपास के पैदल यात्रियों की संख्या भी बढ़ती गई। इन पैदल यात्रियों में पुरुषों ने अपने ऊपरी शरीर को बड़े पैमाने पर दिखाया ताकि ये पता चल सके कि उनकी त्वचा काली और मजबूत है। जब कोई देखता था तो वे सीधे सादे दिखते थे। जहां तक कभी कभार गुजरने वाली महिलाओं की बात है, उनकी त्वचा भी थोड़ी काली थी, लेकिन ये कांस्य रंग की अधिक थी। यहां की महिलाएं साम्राज्य के अंदरूनी हिस्सों की महिलाओं जितनी शर्मीली और संकोची नहीं थी। उन्होंने जो टाइट स्किन ब्लाउज पहना था वो केवल उनके सीने के क्षेत्र और कुछ क्षेत्रों को थोड़ा नीचे तक ढकता था। उनकी पतली कमर साहसपूर्वक उजागर थी। एक छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स ने उनकी लंबी और तंग जांघों को ढक रखा था। जब वे चलती थी तो उनकी सांप जैसी कमर हिलती थी जो अद्वितीय मोहक आकर्षण और सुंदरता दिखाती थी। अपने चलने के दौरान जियाओ यान अपनी आंखों से दावत उड़ा रहा था। उसने अपने होठों को आपस में टकराया और पीले रंग के शहर के विशिष्ट आकार को देखने के लिए अपना सिर उठाया। शहर के प्रवेश द्वार के पास शहर की दीवार पर 2 बड़े हल्के लाल शब्द उकेरे गए थे। दूर से देखने पर उसमें हल्का खूनीपन महसूस हो रहा था। रेगिस्तानी शहर। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए धीरे से पढ़ा और धीरे धीरे शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। शहर के प्रवेश द्वार पर कवच पहने हुए 10 से ज्यादा सैनिक लंबे भाले लेकर शहर में प्रवेश करने वाले लोगों से चिल्लाते हुए प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए कह रहे थे। ये देखकर कि इन सैनिकों ने गर्मी की परवाह न करते हुए पूरे कवच पहन रखे थे,
जियाओ यान के दिल में थोड़ा झटका लगा। यहां की सुरक्षा ब्लैक रॉक सिटी जैसे बड़े शहरों की तुलना में और भी ज्यादा कड़ी क्यों थी? शायद इसलिए क्योंकि मौसम बहुत गर्म था, लेकिन इस जगह पर पहरा दे रहे सैनिक थोड़े चिढ़ गए थे। शहर में प्रवेश करने वाले पैदल यात्रियों को कई भद्दी, तेज गालियां लगातार सुनाई दे रही थी। शहर के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए और सैनिकों के मुंह से निकलने वाली तेज गालियां सुनकर जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसने अपना सिर हिलाया और सीधे शहर में चला गया। जियामा साम्राज्य में कीमियागर एक ऐसा पेशा था जिसमें राजसी व्यवहार होता था। शहर के प्रवेश द्वारों पर एकत्र किए जाने वाले प्रवेश करों को भी साम्राज्य द्वारा माफ कर दिया जाता था। हालांकि कीमियागर इस थोड़े से पैसे से परेशान नहीं होते, लेकिन उन्हें जो दर्जा दिया जाता था वो कुछ ऐसा था जिसका सभी कीमियागर आनंद लेते थे। अरे बदमाश, क्या तुमने नहीं देखा कि यहां क्या लिखा है? जियाओ यान को सीधे शहर में ऐसे चलते हुए देखकर जैसे वहां कोई नहीं था। एक सैनिक की आंखें एक पल के लिए उसे घूरती रहीं। इससे पहले कि वो अपनी गालियां पूरी तरह से कह पाता, उसकी नजर जियाओ यान के शरीर पर मौजूद कीमियागर के लंबे लबादे पर चली गई। तुरंत उसके होठों से निकली डांट निकल गई। गुस्से वाला चेहरा भी एक चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गया था। सर, क्या आप शहर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? हां। बिना रुके जियाओ यान धीरे धीरे सिपाही की ओर बढ़ा। उसने सिपाही की ओर उदासीनता से देखा, जिसके बाद उसके कंधे गार्ड को छूते हुए उसकी एड़ियां थोड़ी कांप उठीं और वो अपनी इच्छानुसार शहर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। क्लक। ये देखकर कि जियाओ यान ने पहले किए गए अपराध को अनदेखा कर दिया था, सिपाही के चेहरे पर खुशी उभर आई। उसने अपनी लार निगल ली और जल्दी से पीछे मुड़ा और सम्मानपूर्वक पुकारा, सर, हाल ही में टैगर रेगिस्तान में कुछ सांप लोग आए हैं जो मुसीबत में हैं। यदि आप शहर छोड़ने का इरादा रखते हैं तो आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने कदमों को धीमा करते हुए जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे ये अप्रत्याशित समाचार मिला। फिर उसकी पीठ की आकृति धीरे धीरे शहर की दीवार की सुरंग के अंधेरे में गायब हो गई। अरे, मैं लगभग खत्म हो गया था। अगर मेरे पर्यवेक्षक को पता चले कि मैंने एक टियर 2 कीमियागर को नाराज किया है, तो ये अजीब होगा कि वो मुझे कुत्तों को न खिलाए। जियाओ यान की आकृति को गायब होते देख सिपाही ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने अपना ठंडा पसीना पोंछा और एक बार फिर अपने स्थान पर लौट आया। हो सकता है कि यह पहले के डर की वजह से हुआ हो, लेकिन वर्तमान में उसका गुस्सा शांत हो गया था। वो शहर में प्रवेश करने वालों को बेतरतीब ढंग से डांटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे शहर की दीवार की सुरंग से बाहर निकलने के बाद जियाओ यान की दृष्टि चमक उठी। रेगिस्तान की विशेषताओं वाली इमारतें उसकी नजर में दिखाई दी। ये कई अजीब दिखने वाले घर और इमारतें जियाओ यान के लिए एक आंख खोलने वाली थी। सड़क पर चलते हुए जियाओ यान की नजर सड़क पर चल रहे लोगों पर पड़ी। एक पल बाद एक चकित जियाओ यान ने अपने दिल में पूछा, गुरु, अब हम कहाँ जाए? क्या हम सीधे टैगर रेगिस्तान में जाए? यदि आप रेगिस्तान में बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागते हैं, भले ही आप रेगिस्तान में खो न जाए, आप जल्द ही या बाद में पानी के स्रोत की कमी से मर जाएंगे। याओ लाओ की असहाय आवाज रिंग से निकली। एक शर्मीली मुस्कान देते हुए जियाओ यान ने सूखी हंसी में कहा, यह मेरा रेगिस्तान से सामना करने का पहला मौका है, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? जाओ और टैगर रेगिस्तान का सबसे विस्तृत नक्शा खरीदो। इस शहर में ऐसी दुकानें होनी चाहिए जो नक्शे बेचने में माहिर हों। यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा पर्याप्त पानी तैयार करो। और एक और बात, यहां की दवा की दुकान पर जाओ और सांपों को भगाने के लिए कुछ दवा खरीदो। टैगर रेगिस्तान में सांप लोग जहरीले सांपों को हमला करने के लिए आदेश देने में सबसे कुशल है। थोड़ा और सावधान रहना सही है। याओ लाओ ने जोर से सोचा। इन सभी चीजों की तैयारी के बाद
आज हमारे पास टैगर रेगिस्तान में प्रवेश करने के लिए कोई समय नहीं बचा है, इसलिए हम रात को शहर में आराम करेंगे। ओह, ठीक है, आपकी ऊर्जा रिकवरी गोलियां समाप्त हो गई है। ये कुछ ऐसा है जो प्रशिक्षण के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है। सौभाग्य से आपने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में छोटी घाटी से पर्याप्त औषधीय सामग्री एकत्र की है। आज रात मैं आपको एक बैच को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए समय निकालूंगा। एक बार जब हम इन सभी कार्यों को पूरा कर लेंगे तो हम कल सुबह टैगर रेगिस्तान में प्रवेश करेंगे। याओ लाओ के मुंह से कई निर्देश सुनकर जियो यान केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था। उसने आह भरी और टैगर रेगिस्तान के नक्शे बेचने वाली दुकानों के बारे में पूछताछ करने के लिए एक राहगीर को रोक दिया। जिस राहगीर को जियो यान ने रोका था, वो शुरू में अधीर भाव से देख रहा था। हालांकि जब उसने जियो यान की छाती पर कीमियागर बैज देखा तो उसने जल्दी से अपना भाव वापस ले लिया और दुकान की दिशा बताते हुए बेहद विनम्र था। जियो यान द्वारा धन्यवाद कहने के बाद भी इस व्यक्ति ने उसे नक्शों की अनुमानित कीमतों के बारे में भावुकता से बताया। राहगीर को धन्यवाद कहने के बाद जियो यान ने अपनी हथेली से अपनी छाती पर कीमियागर बैज को रगड़ा। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये कहना होगा कि ये पहचान उपयोग करने के लिए बहुत सुविधाजनक थी। फिर से अपने दिल में आह भरते हुए जियाओ यान तेजी से सड़क के कोने से गुजरा और रेगिस्तानी शहर में सबसे अच्छी नक्शे की दुकान की ओर बढ़ गया, जिसे राहगीर ने बताया था। कुछ देर न तेज और न ही धीमी गति से चलने के बाद जियाओ यान की नजर नक्शे की दुकान पर पड़ी, जिसका नाम था प्राचीन नक्शा। उसकी नजर इस दुकान पर पड़ी और वो थोड़ा हैरान हुआ। ये दुकान बाकी दुकानों की तरह शानदार या प्रचारित नहीं थी। इसे देखने पर एक हल्का देहाती माहौल था। अपने दिल में कुछ आश्चर्य लिए जियाओ यान धीरे धीरे दुकान में चला गया। दुकान का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा नहीं था। 2 मूनलाइट स्टोन एक हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, जो पूरी दुकान को इतना रोशन कर रही थी कि वो काफी उजला हो गया था। जियाओ यान की नजर दुकान के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। यहां नक्शे खरीदने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। वीरान तरीके से रहने की वजह से जियाओ यान को शक हुआ कि क्या वो सही जगह पर आया है। धीरे धीरे दुकान में चलते हुए जियाओ यान की नजर एक काउंटर के पीछे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जिसने अपना सिर नीचे किया हुआ था और एक नक्शा बना रहा था। बूढ़ा आदमी जाहिर तौर पर काफी बूढ़ा था। उसके सिर पर सफेद बाल होने के बावजूद नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काली कलम को पकड़ने वाला उसका सूखा हाथ अभी भी मजबूत था। बूढ़े आदमी को परेशान करने के लिए कोई आवाज किए बिना जियाओ यान की नजर काउंटर पर बड़ी संख्या में नक्शों पर पड़ी। उसने उत्सुकता से उसे अपने हाथ में उठाया और एक नजर डालने के लिए उसे बार बार पलटा। नक्शे पर स्पष्ट मार्ग देखकर उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। कुछ देर तक नक्शे को देखने के बाद जियाओ यान ने देखा कि बूढ़े आदमी का अभी भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने होठों को कसकर दबाया और धीमे कदमों से दुकान के एक कोने में एक पुरानी दिखने वाली लकड़ी की शेल्फ के पास पहुंचा। ये शेल्फ स्पष्ट रूप से बहुत पुरानी थी और उसमें सड़े हुए छेद थे। कुछ पीले पड़ रहे नक्शे लापरवाही से उसके ऊपर रखे हुए थे। नक्शों की सतह पर टूटे हुए निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि नक्शे बनाते समय ये विफल उत्पाद थे। जियाओ यान का हाथ बेतरतीब ढंग से पीले पड़ रहे नक्शों को पलटने लगा और उसे बासी गंध का एहसास हुआ। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने विफल उत्पाद के एक ढेर को उठाया। उसका हाथ थोड़ा कांप उठा और एक हथेली के आकार का टुकड़ा अचानक विफल उत्पाद के इस ढेर से गिर गया। गिरे हुए टुकड़े के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना जियाओ यान ने अपने हाथ में विफल उत्पादों को पलटा। फिर उसने उबाऊ ढंग से उसे वापस रख दिया। जब उसने ऐसा किया तो उसकी नजर उस छोटे से टुकड़े वाले नक्शे के टुकड़े पर चली गई। उसने पहले अपनी आंखें झपकाई, फिर जो हाथ हिल रहा था
वो अचानक जम गया। ये जियाओ यान की हथेली थोड़ी कांप उठी जब उसने 2 उंगलियों से नक्शे के टुकड़े को सावधानी से उठाया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अपनी लार को जोर से निगलते हुए उसने नक्शे के टुकड़े को अपने हाथ पर रख लिया। नक्शे पर कुछ हद तक परिचित रहस्यमय रेखाओं को ध्यान से देखते हुए उसकी निगाहें बेकाबू खुशी से भर गई। काफी देर बाद जियाओ यान ने धीरे से आंखें सिकोड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए बुदबुदाया, ये वास्तव में वह है। जियाओ यान का हाथ थोड़ा कांप रहा था जब उसने नक्शे के टुकड़े को पकड़ा, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि छूने से ही धूल में बदल जाएगा। उसकी आंखों में एक असीम खुशी थी जो छिपी नहीं रह सकती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे संयोगवश रहस्यमयी टुकड़ों में से एक को पालेगा। जियाओ यान इस पीले पड़ चुके नक्शे के टुकड़े पर रहस्यमयी रास्तों को देखते हुए रास्तों के पीछे के अर्थ को समझ नहीं पाया। हालांकि इन रास्तों की रूपरेखा थोड़ी बहुत जानी पहचानी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इस तरह के रहस्यमयी नक्शे के टुकड़े को तब देखा था जब वो और परी डॉक्टर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर एक गुफा में खजाने की खोज कर रहे थे। रहस्यमय नक्शे का ये टुकड़ा किसी को पौराणिक शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लॉ तक ले जा सकता था, जिसे स्वर्गीय लॉ रैंकिंग में 3रा स्थान दिया गया था। यहां तक कि याओ लाओ ने भी इस तरह की स्वर्गीय लॉ को बहुत उच्च मूल्यांकन दिया था। जब याओ लाओ ने शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लॉ के बारे में बात की तो जियाओ यान को उसकी आवाज में विस्मय को महसूस करने में कठिनाई नहीं हुई। याओ लाओ द्वारा बार बार प्रशंसा किए जाने से, जो कभी डू क्यूई महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा था, यह देखा जा सकता था कि शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लॉ कितनी शक्तिशाली थी। इसका वर्णन करने के लिए सब कुछ नष्ट करने वाली वाक्यांश का उपयोग करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। स्कत्स्का कितना भाग्यशाली आदमी है। वास्तव में इस तरह की जगह में बेतरतीब ढंग से एक नक्शे का टुकड़ा खोजने में सक्षम होना। ऐसा लगता है कि आप और शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लॉ का मिलना तय है। याओ लाओ ने जियाओ यान के दिल से स्पष्ट आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान एक छोटे से वर्ष के भीतर 2 टुकड़े नक्शे खोजने में सक्षम होगा। जियाओ यान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान थोड़ी उत्तेजित थी। रहस्यमय टुकड़े वाले नक्शे के टुकड़े को सावधानी से पकड़े हुए उसने तुलना करने के लिए अपने स्टोरेज रिंग में दूसरे नक्शे के टुकड़े को बाहर निकालने के आवेग को बलपूर्वक दबा दिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने इस बेहद अप्रत्याशित लाभ के कारण अपने दिल में होने वाले उतार चढ़ाव को शांत किया। इस समय दुकान के अंदर बूढ़े आदमी ने आखिरकार वो काम पूरा कर लिया जो उसके हाथ में था। हालांकि उसने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया। पूरे कमरे में एक बूढ़ी आवाज गूंज रही थी। आप यहां टैगर रेगिस्तान के लिए एक नक्शा खरीदने आए हैं, है ना? बूढ़े आदमी का सवाल सुनकर जियाओ यान मुड़ा और धीरे धीरे काउंटर के सामने चला गया। उसने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए विनम्र आवाज में पूछा, बूढ़े साहब, क्या आप मुझे रेगिस्तान का सबसे सटीक और विस्तृत नक्शा दे सकते हैं? नक्शे काउंटर पर हैं, उन्हें खुद ही उठा ले। बूढ़े आदमी का खड़े होने या अपना परिचय देने का कोई इरादा नहीं था। उसने बिना किसी दिलचस्पी के जवाब दिया, जिससे वो एक व्यापारी की तरह नहीं लग रहा था। बूढ़े आदमी के अनोखे रवैये को देखकर जियाओ यान थोड़ा हैरान रह गया। हालांकि उसे इस समय बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत थी, इसलिए वो असहाय होकर सिर्फ सिर हिला सकता था। उसने लापरवाही से काउंटर से नक्शे का एक टुकड़ा उठाया जो काफी विस्तृत लग रहा था, जिसके बाद उसने सावधानी से अपने हाथ में पुराने नक्शे के टुकड़े को खोला और धीरे से पूछा, बूढ़े साहब, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास यहां ऐसे और नक्शे के टुकड़े हैं? जियाओ यान का सवाल सुनकर बूढ़े आदमी का हाथ, जो मूल रूप से नक्शा बनाने पर केंद्रित था, अनजाने में रुक गया। सावधानी से बनाई गई रेखा थोड़ी टेढ़ी दिखाई दी।
बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी और फिर अपना सिर उठाया। जियाओ यान के हाथ पर अपनी नजर घुमाने के बाद उसकी मैली आंखों में एक अजीब सी भावना चमक उठी। बूढ़े चेहरे को देखकर जो उठा हुआ था, जियाओ यान खुद को रोक नहीं सका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। बाएं गाल से लेकर उसकी आंख के कोने तक एक भयावह निशान था। हालांकि बूढ़े आदमी की निगाहें शांत थी, लेकिन इस निशान ने उसे थोड़ा उग्र बना दिया। क्या तुमने पहले इस तरह के नक्शे के टुकड़े देखे हैं? बूढ़े आदमी की नजर जियाओ यान की छाती पर एक कीमियागर के रूप में उसकी पहचान को दर्शाने वाले बैज पर पड़ी। उसकी बूढ़ी आवाज में कुछ आश्चर्य था। यह सुनकर जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने एक बार नीलामी घर में इस तरह के टुकड़े के नक्शे के टुकड़े को देखा था। उस समय मैंने बेतरतीब ढंग से इसके लिए बोली लगाई थी, लेकिन अंततः दूसरे पक्ष द्वारा पेश की गई उच्च कीमत के कारण हार मान ली थी। आज मुझे अचानक इस जगह पर यह नक्शे का टुकड़ा मिला। यह कुछ हद तक वैसा ही है जैसा मैंने देखा था, इसलिए मैं इसके बारे में पूछताछ करना चाहता हूं। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ कोई साधारण चीज नहीं थी। इस तरह की स्वर्गीय लौ, जिसे स्वर्गीय लौ रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रखा गया था, वो एक ऐसे साधु को भी लालची बना देगी जो खुद को दुनिया से अलग रखता है। इसलिए जियाओ यान इतना मूर्ख नहीं होगा कि ये कहे कि उसके पास नक्शे के टुकड़े में से एक है। ओह! जियाओ यान के चेहरे पर नजर घुमाते हुए बूढ़े व्यक्ति को जियाओ यान की बातों पर यकीन हो गया। उसने धीरे से कहा, कोई और नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मुझे संयोग से मिला। नक्शे बनाने के मेरे इतने सालों के अनुभव के बाद ये नक्शे का एक टुकड़ा लगता है। क्या बूढ़े साहब मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कहां से मिला? जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछना जारी रखा। मैंने इसे रेगिस्तान से खोदकर निकाला है। बूढ़े आदमी की शांत आवाज में जरा सी भी हलचल नहीं थी। इस गैरजिम्मेदाराना जवाब का सामना करने पर जियाओ यान सिर्फ कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। उसने नक्शे के टुकड़े को पकड़ा और पूछा, बूढ़े साहब, क्या आप मुझे यह नक्शा बेच सकते हैं? मैं इसके लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं नहीं बेचूंगा। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और एक बार फिर अपना ध्यान अधूरे नक्शे पर वापस लगाया। उसका लहजा भले ही सुस्त था, लेकिन उसमें एक अटल गंभीरता थी। यह देखकर कि उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया है, जियाओ यान एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे टुकड़ा हासिल करना ही था। भले ही दूसरा पक्ष शारीरिक रूप से कमजोर दिखने वाला बूढ़ा आदमी न हो और वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति हो, फिर भी वो इसे प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोचेगा। आखिरकार जियाओ यान के लिए शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ का आकर्षण बहुत ज्यादा था। यदि वो फ्लेम मंत्र क्यू विधि को तियान रैंक में विकसित करना चाहता था, तो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहने वाली ये शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे ही जियाओ यान के दिल में विचार घूम रहे थे, याओ लाओ की धीमी आवाज अचानक सुनाई दी, सावधान रहो। ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह सुनकर जियाओ यान का दिल अचानक ठंडा हो गया और उसने जल्दी से अपने दिल में कहा, गुरु, क्या इस बूढ़े आदमी में कुछ अजीब है? हां, मेरे अवलोकन से इस बूढ़े आदमी की असली ताकत डू हुआंग के स्तर पर होनी चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्ति को दबाने वाली कुछ अजीब ऊर्जाएं हैं। उसके शरीर की वर्तमान ताकत केवल एक डू लिंग के आसपास है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी उसके लिए आपको मारना आसान होगा। याओ लाओ ने कुछ दिलचस्पी के साथ कहा, डू हुआंग? जियाओ यान का दिल कांप उठा और वो अपने दिल में अनायास ही चिल्ला उठा, ऐसा कैसे हो सकता है? जियामा साम्राज्य के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से सिर्फ 3 डू हुआंग हैं। डू हुआंग जैसी ताकत वाला ये व्यक्ति कहां से आया? मुझे कैसे पता?
लेकिन तुमने जिन ताकतवर लोगों का जिक्र किया है वे सब सतही है। जियामा साम्राज्य को एक बड़ा साम्राज्य माना जा सकता है। निश्चित रूप से वहां बहुत से ताकतवर लोग होंगे जो खुद को उजागर करना पसंद नहीं करते। इनमें से कुछ ताकतवर लोगों का व्यक्तित्व अजीब होता है और नक्शे बेचने के लिए इस रेगिस्तानी सीमा पर भागना कोई बहुत अजीब आदत नहीं है। याओ लाओ ने बेतरतीब ढंग से कहा। जियाओ यान अवाक रह गया। काफी देर बाद वो कड़वाहट से मुस्कुराया। क्यों उसके जैसा कोई होना जरूरी है? शायद तुम किस्मत वाले हो। याओ लाओ ने हंसते हुए कहा, बच्चे, नक्शे पर कोई इरादा मत रखो। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी चीजें ले लो और चले जाओ। और तुम्हें जबरदस्ती इसे चुराने का कोई इरादा नहीं रखना चाहिए। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और विनम्रता से कहा। उसे डर नहीं लग रहा था कि जियाओ यान नक्शे का टुकड़ा लेकर भाग जाएगा। धीरे धीरे आह भरते हुए जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो कभी डू हुआंग था, मैं वास्तव में इसे जबरदस्ती नहीं ले सकता। क्रैक। बूढ़े आदमी के हाथ में स्याही की कलम जो धीरे धीरे हिल रही थी अचानक रुक गई और एक स्पष्ट ध्वनि के बाद टूट गई। बूढ़े आदमी की निगाहें नक्शे पर टपक रहे बड़े काले स्याही के धब्बे को ध्यान से देख रही थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया। उसने जियाओ यान को धुंधली आंखों से देखा। धीरे धीरे उनकी आंखों में एक हल्की ठंडक छाने लगी। आप वास्तव में कौन हैं? बूढ़े आदमी की हथेली ने धीरे से मेज पर एक जगह पर टैप किया और बड़ा खुला दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसकी तीखी निगाहें जियाओ यान को घूर रही थी, क्योंकि उसके शरीर से एक बर्फीली मजबूत ताकत फैलने लगी थी। जैसे ही बर्फीला दमन जियाओ यान की ओर बढ़ा, याओ लाओ की आध्यात्मिक धारणा ने जियाओ यान को घेर लिया, जिससे उसे दूसरे पक्ष से दमनकारी शक्ति को खत्म करने में मदद मिली। बूढ़े साहब, कृपया गलत मत समझिए। मैं आपको नहीं जानता। बात बस इतनी है कि मेरी जन्मजात आध्यात्मिक धारणा थोड़ी अजीब है। ये बहुत संवेदनशील है और आसपास की ऊर्जाओं को महसूस कर सकती है। अभी अभी मैंने संयोग से बूढ़े साहब के शरीर में राजसी ऊर्जा को महसूस किया था। इसलिए बूढ़े आदमी की तीव्र प्रतिक्रिया को देखकर जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया, 2 कदम पीछे हटे और मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े साहब, मेरा कोई और इरादा नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं वास्तव में उस टुकड़े के नक्शे के टुकड़े को प्राप्त करना चाहता था। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप कृपया मुझे समायोजित कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से आप बदले में जो चीजें चाहते हैं उन्हें मांग सकते हैं। जब तक मैं इसे निकाल सकता हूं, मैं आपको अस्वीकार नहीं करूंगा। बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने खास होगे। ये देखकर कि जियो यान उसके प्रभावशाली बल के सामने अप्रभावित था, बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित स्वर में बोलने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, जियो यान हंसा। स्वाभाविक रूप से वो याओ लाओ को प्रकट करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। उसने बिना सहमति या असहमति के केवल सिर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में टुकड़े के नक्शे का टुकड़ा लहराया। उसने कहा, बूढ़े साहब, आप क्या सोचते हैं? मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा। यदि आप वास्तव में इसे जबरन चुराने का इरादा रखते हैं, तो कमजोरों को धमकाने के लिए बूढ़े मुझ पर दोष न लगाएं। एक मधुर स्वर में कहने के बाद बूढ़े आदमी की पीठ के पीछे सफेद हवा का झोंका सक्रिय होने लगा। एक बर्फीली डू क्यूई ने उसके शरीर को घेर लिया। बूढ़े आदमी द्वारा सीधे अस्वीकार किए जाने पर जियो यान ने अपनी भौहें एक साथ दबा ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी इतना जिद्दी होगा। उसके रवैये और व्यवहार से यह स्पष्ट था कि बूढ़े व्यक्ति को नहीं पता था कि नक्शा शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ की ओर ले जा रहा है। फिर भी उसने इसे बेचने से इनकार कर दिया। इससे जियाओ यान के दिल में थोड़ी निराशा हुई। बूढ़े साहब, मुझे आज ही ये चीज मिलनी चाहिए। अगर आप मना भी करेंगे
तो भी मैं इसे जबरदस्ती ले लूंगा। जियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने बेबसी से कहा, तुम, हो सकता है कि पिछले कुछ दशकों से मैं किसी कारण से अलग थलग रह रहा हूं, लेकिन एक टियर 2 कीमियागर के तौर पर यह तुम्हारी जगह नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। जियाओ यान की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा। अपने होठों को आपस में मिलाते हुए जियाओ यान ने बूढ़े व्यक्ति के साथ निरर्थक शब्दों का आदान प्रदान जारी नहीं रखा। उसके पैर की नोक बाहर निकली और उसका शरीर तेजी से कमरे के दरवाजे की ओर पीछे हट गया। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। जियाओ यान की हरकत देखकर बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से भर गया, जिससे भयावह दिखने वाला निशान और भी भयंकर लगने लगा। उसके पैर जमीन से हट गए और उसका शरीर बिजली की तरह जियाओ यान की ओर बढ़ा। जैसे ही बूढ़ा आदमी गुजरा, बर्फीली हवा तेजी से दुकान के अंदरूनी हिस्से में फैल गई। एक हल्के कोहरे ने जियाओ यान की नजर को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। चारों ओर के बर्फीले कोहरे से उसकी नजर ढकने के साथ जियाओ यान के हावभाव बदल गए। उसे पता था कि इस बार वो किसी बड़ी मुसीबत में है। अपने शरीर को ढकने वाले डू क्यूई लबादे के साथ जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। उसने तुरंत अपनी पीठ पर भारी जुआन शासक को कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। एक हल्की आवाज के बाद भारी जुआन शासक ने जमीन को छेद दिया और एक गहरी छाप छोड़ी। अपने हाथ से भारी शासक को कसकर पकड़े हुए जियाओ यान की नजर सावधानी से कमरे में फैले कोहरे पर घूमी। जब बैंगनी रंग का डू क्यूई लबादा, जो बैंगनी लौ उत्सर्जित करता था, जियाओ यान के शरीर पर दिखाई दिया, तो आसपास के सफेद रंग के कोहरे से एक नरम चौंका देने वाली सांस स्पष्ट रूप से निकली। जाहिर है, उस रहस्यमय बूढ़े आदमी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यान एक डू क्यूई लबादा बुला सकता है, जिसके साथ एक डू क्यूई लौ भी होगी। बूढ़े साहब, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है और नहीं मैं बूढ़े साहब के एकांत को भंग करना चाहता हूं। यह सिर्फ इतना है कि यह नक्शा टुकड़ा मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बूढ़े साहब से विनती करता हूं कि वे मुझे समायोजित करें। जैसे ही उसकी निगाह आसपास के माहौल पर गई, जियाओ यान चिल्लाया, उस समय मैंने इस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। हालांकि मैं एक दशक से भी ज्यादा समय से इसका अध्ययन करने के बावजूद अभी भी ठीक से नहीं जानता कि यह किस लिए है, लेकिन कम से कम मैं ये जरूर जानता हूं कि इसमें जो रहस्य छिपा है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं इसे बिना किसी कारण के तुम्हें सौंप दूं? तुम्हारे सपनों में बर्फीले कोहरे के भीतर से बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा। जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी। वो फिर से अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसका दिल कांप उठा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ भारी रूलर तेजी से उसके सामने रखा गया, इससे पहले कि उसका शरीर जल्दी से उसके पीछे छिप जाता। पफ! हवा के टूटने की हल्की आवाज के बाद कोहरे से कुछ सफेद रंग के बर्फ के टुकड़े बाहर निकले। आखिरकार उन्होंने जियाओ यान के सामने भारी जुआन रूलर से टकराते हुए एक खनकती हुई आवाज निकाली। बर्फ के टुकड़े हेवी जुआन रूलर से टकराने के बाद वे अचानक बर्फीले पानी के एक कुंड में बदल गए और रूलर के शरीर पर जम गए। उसी समय जिस हाथ से जियाओ यान ने हेवी जुआन रूलर को पकड़ा था, उसे एक बर्फीली ठंड का एहसास हुआ जो उसके शरीर की ओर बहता रहा। जियाओ यान के हावभाव थोड़े बदल गए। उसने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और उसकी हथेली से बैंगनी रंग की लौ उठी, जिसके बाद यह तेजी से रूलर की सतह पर फैल गई और उस पर मौजूद सारी बर्फीली ठंड और ठंडी हवा को पिघला दिया। क्या? बैंगनी रंग की लौ? यह कितनी अप्रत्याशित बात है कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी सारी अलग अलग अनोखी चीजें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने साहसी हो। जियाओ यान की हरकत देखकर कोहरे में छिपे बूढ़े ने एक बार फिर आश्चर्य से कहा। जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी नजर आसपास के कोहरे पर कसकर टिकी हुई थी। उसके कदम उस रास्ते पर चले जो उसने अपने दिमाग में याद किया था, और पीछे हट गए। हालांकि मेरी ताकत की तुलना उस चीज से नुकसान पहुंचाने के बाद अतीत से नहीं की जा सकती जो मरने के योग्य है, लेकिन तुम्हारे जैसे एक छोटे से मक्खी को संभालना मुश्किल नहीं है। जियाओ यान की चुपके से की गई हरकतों को देखकर बूढ़ा आदमी कोहरे के भीतर से ठहाके लगाकर हंसा। कोहरे से अचानक एक सफेद आकृति निकली और बिजली की गति से उसके और जियाओ यान के बीच की खाई को पाट दिया। बूढ़े आदमी के अचानक हमले से जियाओ यान के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव प्रकट हुआ। उसकी हथेली ने भारी रूलर को कसकर पकड़ लिया और उसके सामने खड़ी मानव आकृति पर हिंसक रूप से प्रहार किया। दमनकारी हवा की आवाज के साथ निकट आ रहे विशाल रूलर को देखकर बूढ़े आदमी के हाथों ने तेजी से एक मुहर बनाई और उसने धीरे से पुकारा, जमा हुआ बर्फ का दर्पण। बूढ़े आदमी के हाथ से मुहर बनने के बाद उसके सामने सफेद रंग का डूक्यूई अचानक बदलने लगा। एक पल बाद चौड़ाई और ऊंचाई दोनों में लगभग आधा मीटर का एक बर्फ का दर्पण अचानक जम गया और उसके सामने बन गया। धमाका! भारी रूलर ने भयंकर तरीके से नीचे की ओर वार किया और अंत में बर्फ के दर्पण पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत जियाओ यान के हावभाव बदल गए। उसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया कि जिस समय भारी रूलर ने बर्फ के दर्पण पर वार किया, उसी समय एक मजबूत विपरीत बल अजीब तरह से ऊपर की ओर उछला। अंत में इसने बिना तैयारी के जियाओ यान को पीछे की ओर फेंक दिया। पीले चेहरे वाले जियाओ यान को पीछे की ओर फेंके जाते देख बूढ़ा आदमी एक बार फिर ठहाके लगाकर हंसा। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने सर्पिल आकार के दर्जनों हिमखंड तेजी से बन गए। जब बूढ़े आदमी ने फिर से अपना हाथ हिलाया तो वे चीखने लगे और सभी दिशाओं से जियाओ यान की ओर विस्फोटक रूप से उछलने लगे। कुछ दूर तक अपने पैरों को जमीन पर घसीटने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और बड़ी संख्या में बर्फ के टुकड़ों को देखा जो उस पर आ रहे थे और उनके बीच बर्फीली ऊर्जा घुल रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके पैर अचानक जमीन पर आ गए। एक विस्फोट के बाद उसका शरीर हिंसक रूप से ऊपर की ओर उछला। जब उसका शरीर हवा में था तो उसने बर्फ के टुकड़ों के हमलों से बचते हुए अचानक अपने शरीर को घुमाया। उसके हाथ में मौजूद भारी जुआन रूलर ने घूमते हुए बल का इस्तेमाल किया और जैसे ही वो जियाओ यान के हाथ से छूटा, उसने हिंसक और गुस्से से बूढ़े आदमी की ओर गोली चलाई। भारी रूलर बाहर निकला और अपने भारी वजन के नीचे वो आगे की ओर ऐसे उड़ा जैसे उसने हवा को तोड़ दिया हो। उसकी सतह पर एक हल्का बैंगनी चाप दिखाई दिया और उसके पीछे एक प्रतिबिंब रेखा छोड़ गया। भारी जुआन रूलर को उस पर विस्फोटक तरीके से गोली चलाते देख बूढ़े की भौहें आश्चर्य से फड़क उठीं। उसके सामने खड़ा युवक उसे बहुत सारे आश्चर्य दे रहा था। हालांकि आश्चर्य केवल आश्चर्य ही रहे। बूढ़े ने हमला करते समय कोई दया नहीं दिखाई। अपनी हथेलियों को खोलकर और बंद करके उसने कई छोटे बर्फ के धागे बनाए। उसने अपने हाथों को उछाला और बर्फ के धागे ऊपर की ओर उछले और फिर चारों तरफ से भारी रूलर की ओर बढ़े और उसे परेशान किया। केवल एक पल में इसने भारी रूलर को सफेद रंग के बर्फ के धागों की मोटी परत में बांध दिया। चारों तरफ से बर्फ के धागों के कारण होने वाले उत्पीड़न के तहत भारी रूलर द्वारा उठाए गए भयंकर बल को तेजी से हटा दिया गया। जब यह बूढ़े आदमी के सिर से लगभग आधा मीटर दूर था तो आखिरकार ये रुक गया। अपने सिर के ऊपर बर्फ के धागों से कसकर ढके भारी रूलर पर लापरवाही से नजर डालते हुए बूढ़ा आदमी ठहाके लगाकर हंसा। उसने अपनी हथेली घुमाई और रूलर हवा में घूमते हुए फुफकारने लगा और बर्फ के धागों के प्रभाव में रूलर ने जियाओ यान पर हिंसक रूप से गोली चलाई जो हवा में था और उसके पास बल उधार लेने के लिए कोई सहारा नहीं था। बूढ़े आदमी के नियंत्रण में भारी रूलर द्वारा उठाए गए बल की तुलना में जियाओ
यान द्वारा पहले अपनी पूरी ताकत से किए गए हमले से ज्यादा कमजोर नहीं था। अगर रूलर अनियंत्रित रूप से टूटता तो जियाओ यान गंभीर रूप से घायल होने के भाग्य से बच नहीं पाता। भारी रूलर को आते हुए देखकर जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसकी पीठ थोड़ी हिली और उसके बैंगनी बादल के पंखों की जोड़ी बाहर निकल आई। पंख फड़फड़ाए, जिससे उसका शरीर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अंत में उसने उस भारी रूलर को चकमा दिया जो उस पर चलाया गया था। क्या डू क्यू पंख? जियो यान की पीठ से निकले पंखों की जोड़ी को देखकर बूढ़े व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गई और उसने आश्चर्य से कहा। एक पल बाद उसने अपना सिर हिलाया। एक भौं के साथ उसने कहा, यह डू क्यू विंग्स की तरह नहीं दिखता है। मुझे मत बताओ, ये एक उड़ान डू तकनीक है? बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों है कि यह बच्चा खजाने से भरा हुआ है? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया और स्तब्ध स्वर में कहा। बैंगनी बादल पंखों की उपस्थिति ने बूढ़े व्यक्ति को कितना झटका दिया, इस पर ध्यान न देते हुए जियो यान ने उसका ध्यान भटकने का फायदा उठाया और क्रूरता से आगे बढ़ा। उसके हाथ पर बैंगनी रंग की लौ मरोड़ उठी जब उसने अपनी उंगली को हिलाया ताकि बैंगनी लौ की एक स्ट्रैंड बाहर निकल आए। स्ट्रैंड ने जल्दी से भारी शासक से जुड़े मुख्य बर्फ के धागे को ढूंढ लिया और उसे जला दिया। बर्फ के धागे से ड्राइव खोने के कारण भारी जुआन शासक जल्दी से गिर गया। जियो यान ने अपने पंखों की जोड़ी को फड़फड़ाया और तेजी से आगे बढ़ा। जब उसकी 10 उंगलियां फड़की तो उसके हाथ पर बैंगनी लौ ने कई छोटी छोटी लपटें बनाई, जिन्होंने भारी जुआन रूलर पर सभी बर्फ के धागों को पूरी तरह से जला दिया। बर्फ के धागों को पूरी तरह से हटाने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार एक बार फिर से भारी जुआन रूलर को अपने हाथ में पकड़ने की हिम्मत की। भारी जुआन रूलर को पकड़े हुए उसके पंख एक बार फिर तेजी से फड़फड़ाए और जियाओ यान का शरीर अचानक हवा में उछल गया। जमीन पर खड़े होकर बूढ़े आदमी ने जियाओ यान को देखा, जो छत तोड़कर भागने का इरादा रखता था। उसके चेहरे पर एक उपहास और मजाक का भाव था। जियाओ यान के उठने की गति लगातार बढ़ती गई। हालांकि बैंगनी बादल के पंखों के 2 बार फड़फड़ाने के बाद उसने महसूस किया कि उसके सिर के ऊपर से थोड़ी दूरी पर एक घनी ठंडी हवा निकल रही थी। इस बर्फीली हवा को महसूस करते हुए जियाओ यान ने महसूस किया कि उसका दिल कस गया है। भारी जुआन रूलर ने अचानक उसके सिर के ऊपर गुस्से से वार किया। क्लैंग! ऊपर की ओर वार करने वाला भारी रूलर किसी चीज से टकराया था, जिससे एक स्पष्ट आवाज निकल रही थी। उसी समय बर्फ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे गिरे और जियाओ यान के चेहरे पर गिरे। बर्फीले एहसास ने उसके दिल को डूबने पर मजबूर कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतने कम समय में कमरे को एक सख्त इग्लू में बदल देगा। बलपूर्वक छेद करने का इरादा छोड़ते हुए जियाओ यान ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर नीचे उतरा और उसने कोहरे में खड़े बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। अस्कत्स्का, एक दुर्लभ उड़ान डू तकनीक, अद्वितीय बैंगनी रंग की लौ, अजीब चपलता डू तकनीक। आपने एक औसत डूशी की ताकत को पार कर लिया है। लड़का, क्या आप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता के शिष्य हैं या आप किसी बहुत बड़े कबीले के युवा गुरु हैं? शायद आप राजघराने के सदस्य हैं। अपना सिर उठाते हुए बूढ़े आदमी ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्योंकि वह जियाओ यान को देख रहा था, जो बीच हवा में अपने बैंगनी काले रंग के पंख फड़फड़ा रहा था। जियाओ यान ने अपने होठों को चाटा और बूढ़े आदमी को सावधानी से देखा और जवाब नहीं दिया। भले ही आपके पास वे पहचाने हो जो मैंने बताई है, फिर भी आप आज टुकड़े के नक्शे के टुकड़े को लेकर यहां से नहीं जा पाएंगे। अपने बूढ़े चेहरे पर अपने हाथ से निशान को छूते हुए बूढ़े आदमी ने एक ऐसी आवाज में कहा जो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। हालांकि आपके पास कई अलग अलग तकनीकें हैं, लेकिन आप एक डूशी हैं। मेरी वर्तमान ताकत बहुत कम हो गई है,
लेकिन मेरे लिए आपको खत्म करना मुश्किल नहीं है। बूढ़ी आवाज ने नरम स्वर में कहा, टुकड़ा सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं ये भी नहीं चाहती कि दूसरे लोग मेरी एकांत जीवन शैली के वर्षों को बर्बाद करें। इस जिद्दी बूढ़े व्यक्ति को देखकर जियो यान ने असहाय होकर आह भरी। वो अपने दिल में कड़वाहट से हंसा। गुरु, ऐसा लगता है कि आपको कार्य करना होगा। मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। भले ही उसकी ताकत अतीत से अतुलनीय है, लेकिन ये वैसा ही है जैसा उसने कहा था। मुझे खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। के ये वास्तव में मुश्किल नहीं है। आखिरकार आपकी ताकत में 2 पूरी कक्षाओं का अंतर है। इसके अलावा उस व्यक्ति के पास जो डू तकनीक है वो आपकी तुलना में कमजोर नहीं है। पहले का आदान प्रदान केवल आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए था। अगर वो वास्तव में गंभीर हो गया तो आप 5 आदान प्रदान से अधिक नहीं टिक पाएंगे। याओ लाओ की आवाज जियो यान के दिल में गूंज उठी। जियो यान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक संक्षिप्त आदान प्रदान करने के बाद वो स्वाभाविक रूप से दूसरे की ताकत को जानता था। अगर ये सच न होता कि बूढ़ा आदमी अपनी डू क्यूई को पंखों में नहीं बदल सकता था, तो शायद जियाओ यान को बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं अस्थायी रूप से तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करूंगा। इस बारे में याओ लाओ ने मना नहीं किया। वो जानता था कि अगर वो जियाओ यान को प्रशिक्षित करने के लिए असली लड़ाइयों का उपयोग करना चाहता था, तो भी उसकी एक सीमा थी। जियाओ यान की ताकत के साथ जो अभी अभी एक डूशी के स्तर पर पहुंची थी, ये निस्संदेह एक मजाक होगा अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देने जाए जिसकी लड़ने की क्षमता कभी डू हुआंग के बराबर थी। बूढ़े साहब, मैंने आपको बताया है कि नक्शे का ये टुकड़ा कुछ ऐसा है जिसे मुझे हासिल करना ही होगा। जियाओ यान ने पहले अपना सिर हिलाया और फिर उसने बूढ़े आदमी की तरफ अपने कंधे उचका दिए। अचानक से उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जियाओ यान की अजीब हरकत देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने भौहें सिकोड़ी और एक पल बाद उसके हाव भाव अचानक बदल गए। उसने देखा कि एक भयंकर शक्ति जो उससे कम नहीं थी अचानक हवा में युवक के शरीर से फूट पड़ी। यह कैसे संभव है? जियो यान के दबाव की ताकत में लगातार वृद्धि को महसूस करते हुए बूढ़े व्यक्ति के बेजान चेहरे पर आखिरकार एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। बर्फीले कोहरे के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी हवा से भरी जगह में चला गया हो। चारों ओर सफेद कोहरा फैला हुआ था और कोई इसका अंत नहीं देख सकता था। सफेद कोहरे के बीच में बूढ़े ने अपना सिर उठाया और हैरान चेहरे के साथ हवा में युवक को देखा। एक पल बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये गुप्त तकनीक क्या है? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था कि बूढ़ा आदमी इतना हैरान हो गया। हालांकि इस डू क्यूई महाद्वीप पर कुछ गुप्त तकनीकों की कोई कमी नहीं थी जो किसी की ताकत को तेजी से बढ़ा सकती थी। इन गुप्त तकनीकों की रैंक कम से कम डी रैंक की थी। इस डू क्यूई महाद्वीप पर ऐसे लोग या ताकतें जो ऐसी गुप्त तकनीक को खत्म कर सकती थी, वे केवल कुछ परम ताकतें या बेहद मजबूत लोग थे जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। इन अंतः मजबूत ताकतों या लोगों की नजर में जियामा साम्राज्य के मजबूत लोग निस्संदेह जुगनू की तरह थे जो अपनी चमक पर चमकीले चांद के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मुझे मत बताओ कि यह बच्चा उन ताकतों में से एक से उत्पन्न हुआ है। बूढ़े आदमी के दिल में एक चौंकाने वाला विचार कौंधा। उन ताकतों की भयावह और अलग ताकत के सदमे में उसे अपने दिल को शांत रखना मुश्किल हो गया। नहीं, हालांकि इस बच्चे के पास कई अलग अलग अनोखे खजाने हैं, लेकिन जिस क्यूई विधि से उसने प्रशिक्षण लिया था वो जुआन क्लास से कमजोर लग रही थी। यह निश्चित रूप से उन ताकतों की शैली की तरह नहीं दिखता है। बूढ़ा आदमी अपने दिल में थोड़ा हैरान था, लेकिन एक पल बाद उसने धीरे धीरे इस भावना को दबाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने खुद को सांत्वना दी।
बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपने आप को शांत कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि उसके सूखे हाथ एक दूसरे को पकड़ रहे थे। आसपास का बर्फीला ठंडा कोहरा तेजी से जम गया और आखिरकार उसके हाथों के बीच एक बर्फ की सफेद बर्फ बन गई। बर्फ के भाले में जमने के लिए अपने डू क्यूई का इस्तेमाल करने के बावजूद बूढ़ा आदमी अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने एक हाथ का इस्तेमाल करके जल्दी से एक सील बनाई और फिर धीरे से पुकारा, बर्फ आत्मा कवच। उसकी पुकार के बाद चारों ओर फैला बर्फीला कोहरा तुरंत एक मोटी बर्फ की बनियान में बदल गया, जिसमें बर्फ की ठंडी चमक थी। बूढ़े आदमी के हाथ पर हथियार और उसके शरीर पर बर्फ का कवच पूरी तरह से उसके डू क्यूई के जमने से बना था। कम से कम इसे पूरा करने के लिए डू लिंग की ताकत की आवश्यकता थी। डू क्यूई महाद्वीप पर अधिकांश लोग दाडूश्य तक पहुंचने पर अपने शरीर से डू क्यूई को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, वे अपने हथियारों को ढकने के लिए अपने डू क्यूई का उपयोग कर सकते हैं और अपनी आक्रामक शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। जब वे डू लिंग स्तर पर पहुंचते हैं तो वे पूरी तरह से डू क्यूई से बने हथियारों और कवच को संघनित और बनाने में सक्षम होंगे, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़े आदमी ने किया था। इस तरह के हथियार और सुरक्षा स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी तुलना एक साधारण हथियार या कवच से नहीं की जा सकती थी। बूढ़े आदमी को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने और गंभीर होने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने से यह देखा जा सकता था कि बूढ़े आदमी के दिल में जियाओ यान की बढ़ी हुई ताकत किस तरह के स्तर तक बढ़ गई थी। जियाओ यान ने नीचे बूढ़े आदमी की पूरी तरह से सशस्त्र उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। हवा में जियाओ यान के शरीर के भीतर से निकलने वाला दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। किसी बिंदु पर उसने अचानक आकाश की ओर एक लंबी चीख दी। लंबी चीख में एक अशांत डू क्यूई थी, जिसने उसके नीचे फैले कोहरे को उड़ा दिया और उसका लगभग आधा हिस्सा बिखर गया। यह देखकर कि जियाओ यान ने घने कोहरे को तोड़ने के लिए केवल एक लंबी चीख का इस्तेमाल किया, बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। उसने जियाओ यान को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथ में बर्फ का भाला लहराते हुए उसके सिर के ऊपर हवा में अनगिनत संख्या में बेहद तीखे हिमखंड तेजी से बने, जिसके बाद वे जियाओ यान की ओर बढ़ते हुए चुभने वाली हवा की आवाज लेकर आए। हवा में चीखना धीरे धीरे बंद हो गया। जियाओ यान ने अपने पंखों की जोड़ी को फड़फड़ाया और उसका शरीर एक बड़ी चट्टान की तरह था, जो तेजी से नीचे की ओर झपटा। उसने उदासीनता से उन हिमखंडों को देखा जो चारों ओर से उसकी ओर बढ़ रहे थे। फिर अपनी हथेलियों को एक दूसरे की ओर मोड़ा और धीरे से उन्हें एक साथ ताली बजाई। ताली बजाने के बाद बिजली की तरह उसके हाथों से एक आकारहीन ऊर्जा बिखरी, जिसके बाद चारों ओर से उसकी ओर आ रहे हिमखंडों ने एक चटकने वाली आवाज निकाली। एक शानदार नजारा पेश करते हुए वे हवा में ठंडे सफेद पाउडर में बदल गए। ये है आध्यात्मिक शक्ति। बिना किसी पूर्वाभास के अपने तेजी से घूमते हिमखंडों को पाउडर में बदलते देखकर सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा शांत हुआ और फिर अनजाने में चिल्लाया। बूढ़े आदमी के सदमे को नजरअंदाज करते हुए जियाओ यान ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे बूढ़े आदमी के ऊपर की जगह की ओर चमका। उसके हाथों ने भारी जुआन शासक को कसकर पकड़ लिया और अचानक नीचे की ओर कट गया। इस बार भारी जुआन तलवार की लहर ने हवा को लगभग पूरी तरह से दो भागों में विभाजित कर दिया। जिस स्थान से भारी शासक गुजरा, वहां वास्तव में एक हल्का काला निशान रह गया। हालांकि इस बार हमले में पहले जैसी जोरदार आवाज नहीं थी, लेकिन जब भारी रूलर घुमाया गया तो बूढ़े आदमी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसका दिल साफ जानता था कि इस हमले के शांत होने के बावजूद इसमें जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी, वो कुछ ऐसी थी जिसकी तुलना पहले के हमले से नहीं की जा सकती थी। ध्यान से एक कदम पीछे हटते हुए
बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी कस ली। तुरंत बर्फ का भाला हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंडी ताकत के साथ बाहर निकल आया। ये देखकर कि बूढ़े आदमी ने वास्तव में हमले का सामना करने का फैसला किया है, जियाओ यान की आंखों में एक हल्की सी मजाकिया चमक चमक उठी। भारी रूलर अचानक तेज हो गया और आखिरकार बर्फ के लांस के हमले से टकरा गया। जैसे ही भारी रूलर और बर्फ का लांस एक दूसरे से टकराए, संपर्क बिंदु से एक भयंकर ऊर्जा तरंग तुरंत बिखर गई और कमरे की जमीन को हिला दिया, जब तक कि कई मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई नहीं दी। टूट गया। जैसे ही संपर्क हुआ, बर्फ का लांस धनुष जैसी आकृति में संकुचित हो गया। जब जियाओ यान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, तो बर्फ का भाला अचानक चटकने की आवाज के साथ टूट गया और बर्फ के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। बूढ़े आदमी के हथियार को सिर्फ एक बार में ही प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से तोड़ दिए जाने के कारण बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवक कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल जाएगा। उसने जो ताकत दिखाई, वो पहले की ताकत से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती थी। अगर जियाओ यान पहले सिर्फ डूशी था, तो अब वो कम से कम डू वांग के स्तर पर तो पहुंच ही गया था। इस भयावह अंतर ने बूढ़े आदमी को उसके दिल में थोड़ा स्तब्ध कर दिया। टीएल, डूशी, दाडूशी, डूलिंग, डूवांग। आखिर इस आदमी ने क्या किया? एक विचार तेजी से उसके दिल में कौंध गया। बूढ़े आदमी ने अपने पैर की उंगली को हिलाया और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही वो पीछे हटा, उसका हाथ तेजी से इधर उधर घूमने लगा, जिसके बाद 7 टिमटिमाते ठंडे बर्फ के दर्पण जल्दी से जम गए और बन गए, जिससे जियो यान का पीछा करते समय उसका रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। 7 बर्फ के दर्पणों को ठीक करने के बाद बूढ़ा आदमी आराम कर पाता। इससे पहले ही उसने बार बार स्पष्ट आवाजें सुनी। अपनी आंखें ऊपर उठाकर वो ये देखकर चौंक गया कि जियो यान, जो अपने हाथ में भारी शासक लिए हुए था, आगे बढ़ने के दौरान लापरवाही से इधर उधर घूम रहा था। रास्ते में लगे बर्फ के दर्पण उसके शरीर पर बैंगनी रंग की लौ से जलकर राख हो गए, इससे पहले कि वे संपर्क कर पाते। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं होता कि 20 साल से ज्यादा समय तक अकेले रहने के बाद मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे का बदला लेने की ताकत नहीं होगी। जियो यान द्वारा बार बार और तेजी से हमला किए जाने से बूढ़ा आदमी धीरे धीरे क्रोधित हो रहा था। उसके पैर जमीन पर पटकते ही उसकी भौहें ऊपर उठ गई। बर्फ की डू क्यूई ने आसपास की कुछ मीटर जमीन को इतना ठंडा कर दिया कि बर्फ की एक मोटी परत बन गई। जुआन आइस किलिंग वोटेक्स। बूढ़े आदमी के हाथों ने तेजी से उसके सामने मोहरें बनाई, इससे पहले कि उसके गले से अचानक एक धीमी गर्जना निकलती। तुरंत कई अर्धचंद्राकार ब्लेड दिखाई दिए और उसके बगल में घूमने लगे। बर्फ के ब्लेड की संख्या बढ़ती रही। अंत में उन्होंने बूढ़े आदमी के शरीर को पूरी तरह से अपने भीतर ढक लिया। फिर बर्फ के ब्लेड एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे एक छोटा सर्पिल तूफान बन गया, जो पूरी तरह से बर्फ के ब्लेड के एकीकरण से बना था। जाओ, तूफान के भीतर से एक धीमी चीख निकली। बर्फ के ब्लेड का तूफान अचानक जियो यान की ओर मार डालने के इरादे से घूम गया। रास्ते में कमरे की जमीन तबाह हो गई और कई खाइयां दिखाई देने लगी। बर्फ के ब्लेड के कटने पर कुछ पानी के क्रिस्टल काउंटर भी फट गए। दिखाई देने वाले क्रिस्टल के टुकड़े दर्पण की तरह चिकने थे। ठंडी आंखों से जियो यान ने उस बूढ़े आदमी को देखा, जो उस पर उस क्रूर हमले का इस्तेमाल कर रहा था। उसके कदम अप्रत्याशित रूप से अचानक रुक गए, जबकि बैंगनी रंग की ज्वाला और उसके शरीर को ढकने वाली भयंकर शक्ति पूरी तरह से उसके शरीर में समा गई। वर्तमान जियाओ यान के शरीर पर कोई बचाव नहीं था। यहां तक कि भारी जुआन शासक भी उसके बगल में छोड़ दिया गया था और अटक गया था। बच्चा, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। जियाओ यान की हरकत देखकर बर्फ के ब्लेड भंवर के भीतर से बूढ़े आदमी की
कुछ हद तक गुस्से वाली चीख निकली। जाहिर है बूढ़ा आदमी जियाओ यान की इस हरकत पर बेहद नाराज था, जिसका मतलब था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा देख रहा था। मूल रूप से बूढ़े आदमी की स्थिति के साथ उसके लिए किसी युवा पीढ़ी के व्यक्ति पर हमला करना कुछ हद तक अनुचित था। उसने अब अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन इन परिस्थितियों में उसके प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में बचाव करना छोड़ दिया। इसने निस्संदेह बूढ़े आदमी के मजबूत होने के गर्व को झटका दिया। बूढ़े आदमी के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए जियाओ यान ने अपने सामने की जगह से निकलने वाली दमनकारी भावना को महसूस किया। उसने धीरे से आह भरी और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसके बाद यह धीरे से हिला और एक मोटी सफेद लौ अचानक ऊपर उठी। मोटी सफेद लौ के प्रकट होने के बाद जियाओ यान के पैर अचानक जमीन पर धंस गए। विस्फोट की आवाज के बाद उसका शरीर धनुष से छोड़े गए तीर की तरह हो गया, जो प्रकाश की एक किरण में बदल गया, और उसने उस छोटे पैमाने के बर्फ के ब्लेड तूफान की ओर गोली चलाई, जो बिजली की तरह उसकी ओर घूम रहा था। चूंकि तुम मौत चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। जियाओ यान को देखकर, जिसने वास्तव में उसके हमले का सामना करने का फैसला किया, तूफान के भीतर बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके हमले का सीधे सामना करना चुनते। जब उसने इस उच्च जुआन स्तर के रहस्यमय बर्फ हत्या भंवर को प्रदर्शित किया, जियाओ यान की वर्तमान हरकतों ने निस्संदेह बूढ़े आदमी को यह महसूस कराया था कि वो मौत चाहता था। गुस्से से भरी चीख को अनदेखा करते हुए जियाओ यान सीधे तूफान में घुस गया। उसका हाथ लगभग पूरी तरह से मोटी सफेद लौ से ढका हुआ था, क्योंकि उसका हाथ अचानक तूफान में घुस गया था। जब उसका हाथ तूफान में घुसा तो एक भयानक ऊर्जा की लहर अचानक कमरे के अंदर बिखर गई और फर्श को लगभग आधे मीटर की ऊंचाई तक उठा दिया। काचा! जियाओ यान ने तूफान में अपना हाथ घुसाए जाने के बावजूद अपनी मुद्रा बनाए रखी। बर्फ की हवा का तूफान, जो पहले तेजी से घूम रहा था, अचानक धीमा होने लगा। उससे पहले एक क्षण के लिए गतिरोध हुआ। चटकने की आवाज के नीचे बर्फ की हवा का तूफान वास्तव में पूरी तरह से बर्फ के एक विशाल सफेद खंभे में जम गया था। अपने सामने बर्फ के खंभे को उदासीनता से देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से अपना हाथ अंदर से बाहर निकाला और अपनी उंगली से बर्फ के खंभे पर धीरे से थपथपाया। धमाका! एक दबी हुई आवाज के साथ बर्फ का खंभा अचानक जोर से फट गया और बर्फ के ठंडे सफेद पाउडर में बदल गया, जो हवा से जमीन पर छिड़का गया। बर्फ के खंभे के फटने से अंदर बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो पतली बर्फ की एक हल्की परत से ढका हुआ था। उस बूढ़े आदमी को देखते हुए जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। एक पल बाद उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। उस पल उन काली आंखों के भीतर की उदासीनता और जीवन का अनुभव पूरी तरह से गायब हो गया था। इसकी जगह वो जोश आ गया था जो एक जवान आदमी में होना चाहिए। बूढ़े साहब, आप हार गए हैं। मुझे खेद है, लेकिन ये चीज मेरी है। अपना हाथ ताली बजाते हुए जियाओ यान ने बूढ़े आदमी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखकर, जो राक्षसी और रहस्यमयी सफेद बर्फ की परत में ढका हुआ था, जियो यान ने राहत की सांस ली। उसने बूढ़े आदमी की ओर माफी मांगते हुए हाथ हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। बेटा, मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। जैसे ही जियो यान अपना शरीर घुमा रहा था, बूढ़े आदमी की थकी हुई आवाज बर्फ की परत से बाहर आई। अपने कदमों को रोकते हुए जियो यान ने अपना सिर झुकाया और बर्फ की परत में बूढ़े आदमी को धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए देखा। हालांकि जियो यान के दिल में कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि बूढ़े आदमी के पास वर्तमान में जो ताकत है, उसके लिए याओ लाओ द्वारा लगाए गए अवरोध को तोड़ना असंभव था। आह भरते हुए जियो यान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े साहब,
मैंने पहले ही कहा है कि मेरा आपसे दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। बस यही बात है कि ये चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए। हाँ, ये वाकई अप्रत्याशित है कि 20 साल से ज्यादा समय तक यहां एकांत में रहने के बाद आज एक बच्चे ने मुझे ऐसी भयानक स्थिति में डाल दिया। ये वाकई कुछ हद तक दुखद है। बूढ़े आदमी की आवाज थोड़ी उदास थी। हालांकि एक पल बाद उसका लहजा अचानक बदल गया। उसकी नजर बर्फ की राक्षसी और रहस्यमयी परत से गुजरी और बाहर जियाओ यान को घूरने लगी। उसने विनम्रता से कहा, बेटा, क्या ये नक्शे का टुकड़ा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? जियाओ यान कुछ देर चुप रहा और फिर सिर हिलाया। हाँ हाँ। उसकी हरकत देखकर बूढ़े आदमी ने हंसी निकाली। उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने उसे अनदेखा किया और मुड़ा और बाहर की ओर चल दिया। उस समय जब मैंने इस नक्शे के टुकड़े को पाने के लिए रेगिस्तान में अपनी सारी मेहनत लगा दी थी, तो मैंने नक्शे बनाने के अपने सारे सालों के अनुभव का इस्तेमाल करके इसे 2 भागों में पूरी तरह से विभाजित कर दिया था। उनमें से एक टुकड़ा अभी अभी तुमने लिया है, दूसरा टुकड़ा ही। बूढ़ा आदमी ठहाके लगाकर हंसा। जियो यान के कदम रुक गए। बूढ़े आदमी की ओर पीट करके उसकी उंगली ने स्टोरेज रिंग पर टैप किया। पहले वाला नक्शा का टुकड़ा जल्दी से उसकी हथेली में आ गया। जियो यान ने उसे देखने के लिए अपनी आंखों के सामने रखा तो उसने महसूस किया कि इस नक्शे के टुकड़े का आकार मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की गुफा में मिले नक्शे के टुकड़े के आकार का लगभग आधा था। नक्शे के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़े हुए जियो यान के हाव भाव थोड़े बदसूरत हो गए। वो थोड़ा निराश था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे नक्शे का आधा टुकड़ा ही मिला था। अपनी सांस छोड़ते हुए जियो यान ने सावधानी से नक्शे के टुकड़े को स्टोरेज रिंग में रखा और धीरे से घूम गया। उसने बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम ये रहस्य न बताना चाहते थे और मैं तुम्हारी जान नहीं लेता, लेकिन अब तुमने ये कह दिया है। क्या तुम मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर रहे हो? हे लड़के, मुझे धमकाने के लिए मौत का इस्तेमाल मत करो। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जीने के बाद मैंने किस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं किया है। जब मैं जिया मां साम्राज्य में हावी था, तब तुम्हारा जन्म होना बाकी था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस छोटी सी धमकी से डर जाऊंगा? इसके अलावा अगर मैं मर जाता हूं, भले ही तुम्हारे पास कोई महान क्षमता हो, तो तुम दूसरे छोटे नक्शे के टुकड़े को नहीं खोज पाओगे। हे, जब वो समय आएगा तो एक छोटे नक्शे के टुकड़े के गायब होने पर तुम नक्शे को पूरा करने के बाद भी उस खजाने को नहीं खोज पाओगे जिसकी ओर नक्शा जाता है। बूढ़े आदमी ने तिरस्कार के साथ कहा, क्योंकि वह जियाओ यान की ठंडी आवाज का सामना कर रहा था जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसमें एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने धीरे से एक सांस ली, अपनी मुट्ठी कसी और विनम्रता से कहा, बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? चूंकि तुम इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो, तो तुम इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि इसका इस्तेमाल केवल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए करो, है ना? तुम सच में बहुत अच्छे दिमाग वाले हो। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि कौन सा असामान्य बूढ़ा आदमी तुम्हारा शिक्षक है। मैं अभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम 10 साल बाद जिया मां साम्राज्य के शिखर पर खड़े होगे। जियो यान के शांत व्यवहार को देखकर बूढ़ा व्यक्ति प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े व्यक्ति की इस प्रशंसा को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना जियो यान ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बताओ, नक्शे का वह दूसरा छोटा टुकड़ा सौंपने से पहले तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे बर्फ की इस परत से मुक्त कर सकते हो? बेशक, अगर तुम्हें डर नहीं है कि मैं बदला लूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो यान ने बूढ़े व्यक्ति को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक पल बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी हथेली ने धीरे से बर्फ की परत को छुआ और थोड़ा हिल गई।
मोटी सफेद लपटों का एक धागा बर्फ में डाला गया, जो तेजी से बर्फ की राक्षसी और रहस्यमय परत को पिघला रहा था। अगर मैं तुम्हें एक बार बंद कर सकता हूं, तो मैं इसे दूसरी बार भी कर सकता हूं। इसलिए कोई चाल मत आजमाओ, अन्यथा यह तुम्हारा खून होगा जो अगली बार बर्फ बन जाएगा। अपने हाथ की लहर से जियाओ यान ने बर्फ की इस राक्षसी और रहस्यमयी परत को तोड़ दिया, जिसे डू लिंग भी नहीं हटा सकता था। उसकी गहरी काली आंखों की जोड़ी अचानक एक बार फिर से गहरी और अनुभवी हो गई। बर्फ की परत को तोड़ने के बाद जियाओ यान का सिर थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया। उसकी आंखों से गहराई तेजी से गायब हो गई। धीरे धीरे अपना सिर नीचे करके और बूढ़े आदमी को देखते हुए, जो बर्फ से बाहर निकलने के बाद बार बार कांप रहा था, उसने कहा, बताओ, क्या डरावनी बर्फीली ठंडी लौ है? अगर मैं सही अनुमान लगाऊं, तो तुमने अभी जो लौ इस्तेमाल की है, वो जादुई स्वर्गीय लौ में से एक होनी चाहिए, है ना? बूढ़े आदमी ने भयभीत स्वर में कहा, जबकि उसका पीला चेहरा लगातार कांप रहा था। जियाओ यान ने अपनी आंखें उठाई, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। जियाओ यान के तरीके को देखकर बूढ़े आदमी की आंखों में एक स्पष्ट खुशी दिखाई दी। हालांकि एक पल बाद खुशी तेजी से दब गई। अपने विचार व्यक्त करते हुए उसने कहा, आप पहले से ही जानते हैं कि मेरी मूल शक्ति एक डू हुआंग की थी, है ना? हाँ। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। तो क्या आप मेरी पहचान जानते हैं? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर पूछा। मैं नहीं जानता। जियाओ यान को अपना सिर हिलाते देख बूढ़े व्यक्ति ने भी असहाय होकर वैसा ही किया। हालांकि उसके चेहरे पर गर्व की लहर दौड़ गई और उसने कहा, मेरा नाम है बोडोंग है। हो सकता है कि आपने इस नाम के बारे में न सुना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरा दूसरा नाम अवश्य सुनना चाहिए था, बर्फ सम्राट। जब उसने बर्फ सम्राट दो शब्द सुने, तो जियाओ यान पहले तो चुप हो गया। उसके तुरंत बाद उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बदल गया। उसकी निगाहों में एक विचित्र भाव था, क्योंकि उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लगातार उसके द्वारा दबाया जा रहा था। हालांकि जियाओ यान हमेशा अतीत में वो टैन शहर में रहता था, लेकिन वह इस मजबूत व्यक्ति से अपरिचित नहीं था, जो कभी जिया मा साम्राज्य के भीतर बेहद प्रसिद्ध था। बर्फ सम्राट जिया मा साम्राज्य में शीर्ष 10 की पिछली पीढ़ी का सदस्य। वो गर्वित और अंतर्मुखी दोनों था, जबकि बर्फ प्रकार के डू क्यू का उपयोग करने में बेहद अच्छा था। एक बार गुस्से में उसने पूरे शहर को बर्फ में बंद कर दिया था। उस समय वो 10 मजबूत लोगों में से कुछ डू हुआंग में से एक था। बाद में मिस्टी क्लाउड माउंटेन के शिखर पर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पिछले नेता के साथ उसका बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। हालांकि वो अंततः हार गया, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी को बहुत मुश्किल से जीत मिली। पिछली बार जब जिया मा साम्राज्य और चू यू साम्राज्य ने मजबूत लोगों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था, तो उसने अकेले ही दूसरी तरफ से एक डू हुआंग और एक डू वांग से लड़ाई की और सभी को चौंकाते हुए पराजित नहीं हुआ। मजबूत लोगों के लिए अंतिम सम्मेलन के बाद बर्फ सम्राट धीरे धीरे कई लोगों की नजरों से ओझल हो गया। अब बर्फ सम्राट का नाम केवल पुरानी पीढ़ी की यादों में ही मौजूद था। शीर्ष 10 की वर्तमान पीढ़ी ने पहले ही उनकी प्रसिद्धि और गौरव को बदल दिया था। जियाओ यान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये बूढ़ा आदमी, जिसका रूप बहुत अच्छा नहीं था, वास्तव में बर्फ सम्राट होगा, जिसने कभी चू यू साम्राज्य में डू जेस के उच्च वर्ग को सिरदर्द दिया था। इस तरह के नाटकीय परिणाम ने उसे थोड़ा स्तब्ध कर दिया। है, सौभाग्य से मेरा पुराना नाम समय के साथ गायब नहीं हुआ है। तुमने वास्तव में इसके बारे में सुना है। जियाओ यान के स्तब्ध भाव को देखकर हाई बोडोंग कुछ हद तक प्रसन्नतापूर्वक हंसा। धीरे धीरे सांस लेते हुए जियाओ यान ने आह भरी। वास्तव में ये एक ऐसा उत्तर है जिसने मुझे चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस डू हुआंग का नाम पूरे जिया मा साम्राज्य में गूंजता था, वो वास्तव में रेगिस्तानी इलाके में नक्शे बेचने वाले एक दुकान के मालिक के रूप में
अलग थलग रह रहा होगा। तुम्हारा ऐसा क्या हुआ? तुमने पहले जो ताकत दिखाई थी वो सिर्फ एक डू लिंग की ही थी, है ना? जियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर हाई बोडोंग ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और आह भरी। उस समय साम्राज्यों के बीच सम्मेलन में भाग लेने के बाद मैं टैगर रेगिस्तान में आया था। संयोग से मुझे नक्शे का टुकड़ा मिल गया, लेकिन मैंने सांप लोगों के सम्राट रानी मेडुसा को आकर्षित किया, जिन्होंने मुझे मारने के इरादे से मेरा पीछा किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि रानी मेडुसा की ताकत को डू हुआंग के बीच शिखर पर गिना जा सकता है। अगर सांप लोगों के पास सिर्फ यही एक मजबूत व्यक्ति न होता तो वे बहुत पहले ही मानव साम्राज्यों पर हमला करने की कोशिश कर चुके होते। उस लड़ाई में मैं बिना किसी सवाल के उसके हाथों हार गया। हालांकि मुझे अंत में भागने का मौका मिल गया, लेकिन मैं सांपों की मुहर के उसके अभिशाप से मारा गया। न केवल मेरा शरीर जल्दी बूढ़ा हो गया, बल्कि मेरी ताकत भी एक डॉ लिंग के स्तर तक सील हो गई। हाई बोडोंग ने आह भरी। इतने सालों में मैं यहां छिपकर नक्शे के टुकड़े के रहस्य का अध्ययन कर रहा था और कुछ ऐसा पाने की उम्मीद कर रहा था जिससे मेरी मुहर खुल सके। हालांकि यह नक्शे का टुकड़ा नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। चाहे मैं कितना भी अनुभवी क्यों न हो, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। तुम मुझे अपने लिए मुहर तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हो, है ना? जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और अपनी भौहों को हिलाते हुए कहा। हाँ, ओह, तुम सच में मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मेरे पास वो क्षमता नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने सूखी हंसी हंसी। उसने इतनी भारी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं की। पिछले कुछ दशकों में मैंने एक औषधीय सूत्र प्राप्त किया है जो सील को तोड़ सकता है। जब तक आप इस पर औषधीय गोली को परिष्कृत करते हैं, मैं अपनी ताकत वापस पा सकूंगा। हाई बोडोंग ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि आपको जाकर पिल्किंग गुहे को ढूंढना चाहिए। पूरे जियामा साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो दवा को परिष्कृत करने में उससे आगे निकल सके। मैं केवल एक टियर 2 कीमियागर हूं। जियो यान ने अपने कंधे उचकाए और असहाय होकर कहा, वो नहीं करेगा। हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य आवश्यकता यह है कि कीमियागर के पास स्वर्गीय ज्वाला होनी चाहिए। पिल्किंग गुहे ऐसा नहीं लगता है। ओह, यह सुनकर जियो यान के दिल में थोड़ा झटका लगा। किस तरह की औषधीय गोली के लिए इतनी सख्त आवश्यकता होगी? मूल रूप से मैं आपको दूसरे छोटे नक्शे के टुकड़े पर समाचार के बारे में नहीं बताता। हालांकि अंत में आपने जो मोटी सफेद लौ दिखाई, उसने मुझे अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। जब तक आप उस औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं जिसकी मुझे जरूरत है, मैं उस छोटे नक्शे के टुकड़े को आपको सौंप दूंगा। साथ ही मैं बर्फ सम्राट है बोडोंग भी आपका एक एहसानमंद हूं। आपको पता होना चाहिए एक डू हुआंग से एक एहसान कितना मूल्यवान है बोडोंग ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर जियाओ यान का दिल थोड़ा दिलचस्पी से भर गया। उसने धीरे से पूछा, आपको किस स्तर की औषधीय गोली की जरूरत है? स्तर 6 है, बोडोंग ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराते हुए कहा। अपनी आंखें घुमाते हुए जियाओ यान ने असहाय रूप से अपना हाथ हिलाया। स्तर 6, भले ही मेरे पास स्वर्गीय लौ हो, मैं सिर्फ एक स्तर 2 कीमियागर हूं। मैं उस स्तर की औषधीय गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता हूं? मुझे लगता है कि आपकी ताकत वह थोड़ी सी ताकत नहीं है जो आप सतह पर दिखाते हैं। जब जियाओ यान की बेबसी का सामना हुआ तो हाई बोडोंग ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान ने आह भरी और चुप हो गया। अपने दिल में उसने धीरे से पूछा, गुरु, आप क्या सोचते हैं? चाहे कुछ भी हो, वो नक्शा टुकड़ा जो शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ से संबंधित है, वो कुछ ऐसा है जिसे हमें प्राप्त करना ही होगा। ये भविष्य में आपकी क्यूई विधि को विकसित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। याओ लाओ ने सोचा और कहा, तुम्हारा मतलब है हम हां कहते हैं?
हाँ, पहले उससे वादा करो। किसी भी मामले में एक डू हुआंग से एक एहसान इस कीमत के लायक है। लेकिन मुझे चिंता है कि एक बार जब ये बूढ़ा आदमी अपनी ताकत वापस पा लेगा तो जियाओ यान ने अपनी आंखें घुमाई और सावधानी से कहा, के शांत हो जाओ। मेरे साथ भले ही वो अपनी ताकत वापस पाले, वो नक्शे का टुकड़ा वापस नहीं छीन पाएगा। इसके अलावा औषधीय गोली को परिष्कृत करते समय क्या हम अप्रत्याशित के लिए कुछ तैयारी नहीं कर सकते? याओ लाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर उठाकर है बोड़ों को देखा, जिसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। अपना सिर हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं।